नमस्कार मित्रों और सहेलियों, मैं विद्या आप सभी का अपने स्टोरी कॉर्नर चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। एक अमीर और घमंडी औरत ने अपनी भूखी कामवाली पर बासी रोटी चुराने का इल्जाम लगा दिया। गुस्से में उसने उसे गरम चिमटे से मारा और घर से धक्का देकर निकाल दिया। उसी शाम उस औरत का इकलौता बेटा अचानक अगवा हो गया। जब पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके छापा मारा तो अपहरण करने वालों के ठिकाने पर वही कामवाली खून से लथपथ पड़ी थी और बच्चे को अपने सीने से कसकर लगाए हुई थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। जब उस औरत की नज़र कामवाली के हाथ में दबे हुए एक कागज पर पड़ी तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उस वक्त मैं अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। दिल बहुत बेचैन था और आंखें बार बार भर आ रही थी, क्योंकि आज मेरे पति एक बच्चा गोद लेकर आने वाले थे। मेरा दिल एक माँ की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि वह बच्चा कैसे दिखेगा, उसकी शरारतें कैसी होगी और क्या वह मुझे माँ कहेगा। ऐसे ही कई ख्याल मेरे मन में चल रहे थे और अब वो सब सच होने वाले थे। शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे। हमारे पास सब कुछ था, बस एक बच्चे की कमी थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे कमरे के पास किसी आने की आहट सुनाई दी। मेरे पति आ चुके थे। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और आंखें भर आई। दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा नवजात बच्चा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी जान निकल जाएगी। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन दिल से यही महसूस हो रहा था कि यही मेरी अपनी संतान है और ये मुझे माँ कहेगा। मेरे पति ने वह बच्चा मेरी गोद में दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, वह जोर जोर से रोने लगा। मैं प्यार से उसका चेहरा चूमने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे सीने से लगाकर धीरे धीरे शांत कर लिया। मैं अपने भाई बहनों के बच्चों के साथ हमेशा खेलती थी, लेकिन मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था। आज मेरे पति की वजह से मुझे यह खुशी भी मिल गई थी। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। शादी से पहले माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और शादी के बाद मुझे इतना अच्छा और समझदार पति मिला कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मैं उस बच्चे को प्यार करते हुए बिस्तर पर ले आई और मेरे पति भी पास आकर बैठ गए। वो बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि हम इसका नाम आर्यन रखेंगे। उन्हें यह नाम बहुत पसंद है, लेकिन मैंने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया और उनसे कहा कि मैं इसका नाम रजत रखना चाहती हूँ। यह बहुत प्यारा नाम है और हमारे बेटे पर अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही उनके बोलने का तरीका अचानक बदल गया और उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में कहा कि वो नाम पहले ही सोच चुके हैं, इसलिए बेहतर है कि उनकी बात मानी जाए। मैंने प्यार से उनसे कहा कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मुझे नाम रखने का भी हक नहीं है? कम से कम एक नाम तो मुझे रखने दीजिए। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, अगर तुमने उसे जन्म दिया होता तभी तुम्हें उसका नाम रखने का हक होता। जिसने उसे जन्म दिया है उसी ने उसका नाम रखा है। यह सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई और बस उन्हें देखते ही रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने आगे कहा, जिस औरत से मैंने इस बच्चे को गोद लिया है उसी ने इसका नाम आर्यन रखा है, इसलिए इसे बदलना सही नहीं होगा। उस औरत का भी इस पर हक है। उनकी यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते में कोई दूरी नहीं लाना चाहती थी। फिर भी अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था
क्योंकि मैं अपने बच्चे का नाम खुद रखना चाहती थी। भले ही उसे किसी और ने जन्म दिया था, लेकिन अब वह मेरा बेटा था और मुझे लगता था कि उस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा ही है। फिर भी मैंने घर का माहौल ख़राब नहीं होने दिया और उनके फैसले को मान लिया। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास बैठे, फिर कहीं चले गए। मैंने ध्यान दिया कि उनके चेहरे पर पहले जैसे खुशी नहीं थी। जब वो गए थे तब बहुत खुश लग रहे थे, जैसे कोई जश्न मना रहे हो। लेकिन वापस आने के बाद उनके चेहरे की चमक कम हो गई थी। मैंने उस समय इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर मैंने अपने परिवार वालों को फ़ोन करके बताया कि मैंने एक बेटे को गोद लिया है और अब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई है। सब लोग जानते थे कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है, इसलिए थोड़ी ही देर में मेरे घर में मेहमानों की भीड़ लग गई। हर कोई मेरे बच्चों को प्यार कर रहा था, उसे तोहफे दे रहा था, दुआएं दे रहा था और पैसे भी दे रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में इतनी खुशियाँ आएंगी। लेकिन इस सब के बीच मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ गए हैं। मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, उनके घर वाले भी पूछ रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात करीब 10 बजे तक सारे मेहमान चले गए। मेरी छोटी बहन रुकना चाहती थी, लेकिन उसके पति उसे अपने साथ ले गए। मेरा भी मन था कि वो रुक जाए, क्योंकि उसके अपने बच्चे थे और वो मेरे बेटे को अच्छे से संभाल सकती थी। लेकिन मैंने उसके पति के सामने कुछ नहीं कहा। अब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने बेटे को दूध पिलाकर सुला दिया था। समय तो कभी रुकता नहीं और इंतज़ार करते करते रात के 3 बज चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि वह आमतौर पर रात 9 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज तो 3 बजने वाले थे और उनका कोई पता नहीं था। मैंने फिर से उन्हें फ़ोन किया। इस बार उन्होंने फ़ोन उठा लिया, लेकिन मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह गुस्से में बोले, तुम्हें क्या हो गया है? बच्चा तुम्हें दे दिया है, उसके साथ खेलो, समय बिताओ। बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो समझ जाओ कि वह व्यस्त है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अब दोबारा फ़ोन मत करना, मैं सुबह तक घर आ जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट चुका था। मुझे बहुत अजीब से बेचैनी होने लगी थी। आज से पहले मिहिर ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। जब भी मैं दुखी होती थी, वह हमेशा प्यार से बात करते थे और मुझे समझाते थे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह कहते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे पास भी बच्चा होगा, और अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। लेकिन अब जब हमने बच्चा गोद ले लिया था तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था? वह अचानक इतना क्यों बदल गए थे? यह बात मेरे समझ से बाहर थी, और वह इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे यह भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि मैं उनके बड़े भाई को फ़ोन करके सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा कि पहले मुझे अपने पति को समझाना चाहिए। शायद वो अंदर से उदास हो और अपने खुद के बच्चे की चाह रखते हो, लेकिन अब वो एक गोद लिए हुए बच्चे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने खुद को समझाया और तय किया कि जब वो कल आएंगे तो मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं करूँगी। पूरा दिन मैं अपने बच्चे के साथ ही रही, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। कभी उसका डायपर बदलती, कभी उसे दूध पिलाती,
और हर वक्त उसका ख्याल रखती रही। धीरे धीरे मुझे उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली और कमरे में हल्की सी आवाज़ हुई तो मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने बच्चे के सीने पर हाथ रखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। तब भी मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई, जहाँ मेरे पति खड़े होकर अपने बाल ठीक कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने धीरे से पूछा, नाश्ते का क्या है, बनाओगी या मैं बाहर खा लूँ? उनकी ये बात सुनकर मैं तुरंत उठी और उनसे कहा, सबसे पहले आप ये बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? आपको अंदाज़ा भी है कि बच्चे के साथ पहली रात कितनी मुश्किल होती है? मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। कल पूरा परिवार घर पर था और सब बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ है। आपने सबके सामने मेरी इज्जत रखने के बजाय मेरी नाक कटवा दी। बताइए, आपको ये सब करके क्या मिला? मेरी बात सुनकर उन्होंने फिर वही कहा, नाश्ता दे रही हो या मैं चला जाऊं? उनका ये रवैया देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। जो इंसान पहले मुझसे हमेशा प्यार से बात करता था, वो अब इतना बदल गया था और इतना बेरुखा हो गया था। मैं कुछ और कह पाती, उससे पहले ही उन्होंने गुस्से में चाबी उठाई और बोले, तुम बच्चे को ही संभालो, मैं बाहर कैफे में नाश्ता कर लूँगा। अब तुम्हारे पास अपने पति के लिए बिल्कुल समय नहीं है। मैं उनके पीछे पीछे गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही घर से निकल गए। मैं हैरान रह गई, क्योंकि घर में नौकर भी थे जो नाश्ता बना सकते थे। फिर भी उनका इतना गुस्सा और अजीब व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मैंने अपनी बहनों से अक्सर सुना था कि पति तब नाराज़ हो जाते हैं जब पत्नी बच्चों को ज़्यादा महत्व देने लगती है, लेकिन हमारे बच्चे को घर आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, फिर भी मेरे पति ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे यह बच्चा हमारे साथ 24 साल से रह रहा हो। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही और चुपचाप उस तरफ देखती रही जिधर से वो गए थे। फिर मैं धीरे से अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत उदास था और मिहिर का अचानक बदला हुआ व्यवहार मुझे बहुत दुख दे रहा था। जिस औरत ने अपने पति का हमेशा प्यार, वफादारी और अपनापन ही देखा हो, अगर वही पति अचानक ऐसा बदल जाए तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। समय कभी नहीं रुकता और पूरा दिन वैसे ही बीत गया। लेकिन इस दौरान मेरे पति ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आर्यन के घर आने से पहले वो ऑफिस जाने के बाद दिन में 3 बार ज़रूर फ़ोन करते थे, लेकिन अब एक मैसेज भी नहीं आया। रात गहरी होती जा रही थी और मेरी नज़रें बार बार घड़ी पर टिक जाती थी। मैंने आर्यन को सुला दिया था और अब अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने तय किया था कि उनके आते ही उनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर परेशानी क्या है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि अगर आप आर्यन को गोद नहीं रखना चाहते तो हम उसे वापस कर देते हैं और बाद में किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेंगे। मैं मजबूरी में ऐसा सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं था। वैसे भी आर्यन मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे दिल में माँ वाला एहसास आ चुका था, इसलिए सोच रही थी कि मैं उसे वापस कैसे कर पाऊंगी। मैंने अपने पति के लिए अपने दिल को समझा लिया था। समय बीतता गया और रात के 2 बज गए। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर बात क्या है। यह दूसरा दिन था और वह कभी इस तरह रात भर बाहर नहीं रहते थे। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। मेरे पिता एक बड़े आदमी हैं और जिस कंपनी में मेरे पति काम करते हैं वह भी मेरे नाम पर है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया।
मेरा दिमाग खराब होने लगा था। फिर मैंने अपने बाबा को फ़ोन किया। उन्होंने पहले ही घंटी में फ़ोन उठा लिया और हैरानी से पूछा कि इस समय क्यों फ़ोन किया, सब ठीक है या नहीं। मेरा मन था कि मैं उन्हें सब सच बता दूं कि उनका दामाद क्या कर रहा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन में कोई बड़ा फैसला लेना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बात घुमा दी और कहा कि मुझे उनकी याद आ रही थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि जब से आर्यन मेरे ज़िंदगी में आया है, मेरा दिल चाहता है कि आप सब मेरे पास रहे, ताकि घर में हमेशा खुशी बने रहे और मेरा बच्चा भी खुश रहे। यह सुनकर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम सब आ जाएंगे। इससे लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि तुमने एक बच्चे को गोद लिया है। उनकी बात मुझे सही लगी और मैंने हाँ कह दी। आखिर मैंने बच्चे को जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन मैं मजबूर थी और हर हालत का सामना करना जानती थी। फिर मैंने अपने पति को मैसेज किया कि अगर आप मुझे 5 मिनट में कॉल बैक नहीं करेंगे तो मैं बाबा को फ़ोन करके आपकी सारी हरकतें बता दूंगी। अब बहुत हो गया है, बच्चा मैंने नहीं आपने गोद लिया है, लेकिन अगर आप इस तरह लापरवाही करेंगे तो मैं आपके जुल्म सहन नहीं करूंगी, बल्कि आपको जवाब दूंगी। यह मैसेज भेजकर मैं शांत होकर बैठ गई। मुझे पूरा भरोसा था कि उनका कॉल ज़रूर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कॉल की जगह उनका मैसेज आया कि वह आधे घंटे में घर आ रहे हैं और किसी ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं, इसलिए किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उनका मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वह मेरे मैसेज देख रहे हैं। फिर मेरा ध्यान दरवाजे पर ही लगा रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और ठीक आधे घंटे बाद मेरे पति घर आ गए। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह बहुत थके हुए हैं और उनकी आंखें भी लाल थी। मैं तुरंत उठी और बिना कुछ बोले उनका कॉलर पकड़ लिया। वो हैरानी से मुझे देखने लगे। उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने उन्हें हिलाते हुए कहा, आप कहाँ थे? आपको क्या लगता है आप ऐसा करते रहेंगे और मैं चुप रहूंगी? मैंने आगे कहा, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं किसकी बेटी हूँ। ये बच्चा मैंने नहीं, आपने अपनी मर्जी से गोद लिया है और घर लाए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ही तमाशा करना है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पहले आप इसे वापस कर दीजिए और जब आप दिल से उसे अपनाने के लिए तैयार हो तब हम फिर से बच्चा गोद लेंगे। अभी मुझे किसी बच्चे से लगाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो तभी होता है जब आप भी साथ दे। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गए। उनका ये व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें देखती रही। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने सिर झुकाकर कहा कि वो एक बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं जो उनकी कंपनी से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्यन से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा है कि मैं बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सकती हूँ। उन्होंने मुझसे 1 महीने का समय मांगा ताकि वो अपनी समस्या सुलझा सके। ये सुनकर मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा और पूछा कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा कि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और हर हाल में उनके साथ हूँ। ज़रूरत पड़ी तो बाबा से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बाबा को कुछ मत बताना, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने समझाया कि ये कंपनी के अंदर का मामला है, क्लाइंट के साथ थोड़ी बहस हो गई है जिसे सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि इस दौरान मैं घर और बच्चे का ध्यान रखूं और अगर वो देर से आए तो उनकी मजबूरी समझूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी और 1 महीने बाद वो मेरी मदद के लिए एक अच्छी आया भी रख देंगे। मिहिर की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी आया की ज़रूरत नहीं है,
मैं आर्यन का ध्यान खुद अकेले रख सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें, क्योंकि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगेगा। एक औरत के लिए उसके पति का सम्मान बहुत मायने रखता है, और अगर पति का व्यवहार ठीक न हो तो उसका दिल कहीं नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और कहा कि वह जानते हैं मैं आर्यन का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन अगर हम एक आया रख ले तो इससे मुझे मदद मिल जाएगी। उन्होंने समझाया कि कई बार काम के कारण हमें डिनर या पार्टियों में जाना पड़ता है, या फिर परिवार के कार्यक्रम होते हैं जहाँ देर तक रुकना पड़ता है। वहाँ हम आर्यन को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वह छोटा है और बीमार भी हो सकता है। इसलिए एक ऐसी आया की ज़रूरत होगी जो 24 घंटे आर्यन के साथ रह सके। उनकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह आर्यन के बारे में सोच रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया और उनकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। उस रात मैं पूरी रात जागती रही, लेकिन मैंने मिहिर को नहीं जगाया क्योंकि मुझे पता था कि वह सुबह से काम पर थे और रात 2 बजे घर लौटे थे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी और समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिर सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ निकल आया। मेरी आँख सुबह की पहली किरण के साथ खुली। मैं तुरंत उठ गई क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने पति के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो हैरान रह गई क्योंकि मिहिर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं घबराकर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी मुझे अपने छोटे से बेटे का ध्यान आया जो अभी कुछ ही दिनों का था। मैंने उसे गोद में उठाया और बाहर आ गई। वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। घर की कामवाली अपने काम में लगी हुई थी। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, साहब कहाँ है? उसने कहा, जी साहब आज बहुत जल्दी तैयार होकर चले गए। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और कहा कि वह कैफे में नाश्ता कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब आप जाग जाए तो आपको बता दूं। यह सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई और सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम या क्लाइंट होगा जिसके लिए उन्हें रात भर बाहर रहना पड़ा। मेरा दिल अजीब सा महसूस करने लगा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मैं वापस कमरे में आ गई। शायद उन्होंने मुझे इसलिए नहीं जगाया क्योंकि मैं रात में कई बार उठ चुकी थी। मैंने खुद को समझाया, लेकिन फिर भी मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि ज़रूर कुछ बात है। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था। दिन ऐसे लग रहे थे जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहे हो। 4 हफ्ते कब बीत गए मुझे खुद पता ही नहीं चला। इस बीच मेरी और मिहिर की कोई बातचीत नहीं हुई। वह रात को देर से घर आते और सुबह जल्दी निकल जाते। कई बार अगर मेरी नींद रात में खुल भी जाती तो मैं बस उनका चेहरा देखकर फिर चुपचाप सो जाती। धीरे धीरे मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। आर्यन के आने से मेरी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी ज़रूर हुई थी। मैं ये नहीं कहती कि उसकी वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए, लेकिन इतना ज़रूर था कि अब मुझे अपने पति की गैर मौजूदगी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। जब एक औरत इस कमी को महसूस करने लगती है तो उसके पास जो भी छोटी छोटी खुशियाँ होती है वे भी फीके लगने लगती है। आज भी दिन वैसे ही बीत रहा था और दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं आर्यन को लेकर लॉन में बैठी थी और हरी घास को उदास होकर देख रही थी। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। बाबा और अम्मी ने मुझे सलाह दी थी कि बच्चे का नामकरण करवा लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि लोगों को बता देना चाहिए कि तुमने बच्चा गोद लिया है। अब तुम्हारा अपना परिवार है और कोई है जो तुम्हारा नाम आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी
क्योंकि मिहिर का व्यवहार अजीब हो गया था। एक बार मैंने उससे नामकरण के बारे में बात की थी तो उसने गुस्से में कहा था कि जब उसने कह दिया है कि 1 महीने बाद जो करना है वो करो, तब बार बार यह बात क्यों कर रही हो। मैं इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि तभी मेरे पति की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोल रहे थे। मैं आर्यन को लेकर खड़ी हो गई। मुझे लगा शायद ससुराल से कोई आया है, लेकिन फिर गाड़ी से एक अनजान लड़की बाहर निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि यह कौन है। वह देखने में किसी काम करने वाली जैसे लग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों से भी साफ लग रहा था कि वह काम वाली है। मेरे पति उसे मेरे पास लेकर आए, आर्यन को प्यार किया और बोले, माफ़ करना, आज सुबह जल्दी निकल गया था। आज मेरी आखिरी मीटिंग थी, अब वह भी खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और रात को जल्दी घर आऊँगा। फिर उन्होंने कहा, इससे मिलो, यह तुम्हारी आया है, यह हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरी नज़रें उसी आया पर टिकी रही जिसे मेरे पति घर लेकर आए थे। मैं एक औरत थी, इसलिए मेरे मन में उसके बारे में शक होना स्वाभाविक था। इससे पहले मेरे पति ने कभी किसी नौकरानी या काम करने वाली औरत को इस तरह घर नहीं लाया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ लेकर आए। मैंने अपने पति से पूछा, आप इस लड़की को कहाँ से लेकर आए हैं? यह बहुत छोटी लग रही है और इसे देखकर नहीं लगता कि यह किसी परेशानी में है। मेरी बात सुनकर मेरे पति मुस्कुराए और बोले, अरे इसका चेहरा ही ऐसा है, यह किसी परेशानी में नहीं है। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसके रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि इसे काम की ज़रूरत है। मैं भी आर्यन के लिए आया ढूंढ रहा था तो यह मुझे मिल गई। मैंने सोचा इसे घर ले आता हूँ, तुम इससे बात कर लेना। इसे बच्चों की देखभाल अच्छे से आती है और मुझे भरोसा है कि हमारा आर्यन इसके साथ सुरक्षित रहेगा। मैंने मिहिर की तरफ देखा, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले गई। वह मुझे सवाल भरी नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, मुझे यह लड़की ठीक नहीं लग रही, हम किसी और को रख लेते हैं, आप इसे वापस भेज दीजिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह गुस्से में बोले, क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने जो फैसला किया है वही होगा। पति ने अपनी बात मानने के बजाय कहा कि अगर वह एक नौकरानी रखना चाहता है तो इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि वह बाहर की दुनिया समझते हैं, जबकि मैं घर में रहती हूँ, इसलिए मुझे उतनी समझ नहीं है। वह अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते थे और बोले कि यह लड़की हमारे बेटे आर्यन के लिए ठीक रहेगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है और वह उस लड़की का इतना साथ क्यों दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कभी किसी औरत को काम पर नहीं रखा, फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब से वह मुझसे दूर रहने लगे थे मेरे मन में शक पैदा हो गया था और अब भी मैं उस लड़की को शक की नज़र से देख रही थी। एक औरत होने के नाते मैं ये सहन नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति किसी दूसरी औरत को हमारे घर में इस तरह लाए। इस पर वह गुस्से में बोले कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं बेवजह शक कर रही हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि फैसला हो चुका है और अब वही होगा। यह लड़की हमारे घर में काम करेगी, आर्यन की देखभाल करेगी और मुझे पहले की तरह उनके साथ बाहर पार्टी और डिनर पर भी जाना होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि पिछले 1 महीने से मैं बच्चे और घर में इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि उनके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। और उन्होंने मुझे यह भी याद दिलाया कि मैंने ही कहा था कि अगर मुझे आर्यन से कोई दिक्कत है तो मैं उसे वापस भी कर सकती हूँ। उन्होंने आगे कहा
क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस इतना समझ लो कि यही मेरी इच्छा है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इस बच्चे को कोई और संभालेगा। हमें बच्चा चाहिए था और वह मिल गया है, इसलिए अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिहिर की ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं चुप रही। मुझे आदत है कि जब मेरे पति गुस्से में होते हैं तो मैं उनसे बहस नहीं करती, बल्कि चुप रह जाती हूँ। मुझे अपनी माँ की बात याद आती थी। उन्होंने कहा था कि अगर पति के गुस्से का सम्मान करोगी तभी वह भी तुम्हारी हर ज़रूरत का सम्मान करेगा। फिर मिहिर ने मेरे हाथों से आर्यन को लिया और मेरी आंखों के सामने उसे उस काम वाली औरत की गोद में दे दिया। वो औरत कुछ देर तक बच्चे को चुपचाप देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। तभी उसने मेरे बेटे को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। यह सब मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वह सिर्फ एक आया थी, बच्चे की देखभाल करने वाली, लेकिन उसका ऐसा व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मिहिर परेशान चेहरे के साथ खाली आसमान की तरफ देख रहे थे। मैं तुरंत उनके पास गई और बच्चे को उनसे ले लिया। वह मुझे हैरानी से देखने लगे। मैं गुस्से में बोली, ये क्या तरीका है? इतने छोटे बच्चे को इस तरह सीने से लगाकर रो रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे गुस्सा करने पर उसने सिर झुका लिया। मैं फिर बोली, इस तरह का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही व्यवहार करके मालिकों की हमदर्दी लेना चाहते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें यह नरमी चाहिए तो अपना काम ठीक से दिखाना होगा। बेवजह के बहाने मत बनाओ, और जब मैं कहूँ तभी तुम आर्यन को गोद में लेना, वरना उसे हाथ भी मत लगाना। मुझे उस लड़की से अचानक चिढ़ होने लगी थी और उसका यह अंदाज मुझे और गुस्सा दिला गया। मैं आर्यन को लेकर अंदर चली गई, इस बात से अनजान कि जिसे मैं आया समझ रही थी वह असल में कौन है। कमरे में जाकर मैंने अपने बेटे को आराम से बिस्तर पर लिटाया, लेकिन वह अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैंने तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश की, मगर वह लगातार रोता रहा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। रोते रोते वह सांस भी रोकने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। पहले मिहिर अंदर आए और उनके पीछे आया भी आई। उसे देखते ही मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मिहिर ने मुझे देखकर कहा कि बच्चे को आया की गोद में दे दो, उसके पास बहुत अनुभव है, वह उसे चुप करा देगी। लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर बहुत भावुक हो गई और उसे सीने से लगाकर कहा कि मैं खुद उसे चुप करा लूँगी। मैं उसकी माँ हूँ और माँ को अपने बच्चे की ज़्यादा समझ होती है। तभी मिहिर गुस्से में मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे आर्यन को छीन लिया और उसे आया को देते हुए बोले कि कभी कभी जिद छोड़ दिया करो। उन्होंने कहा कि भले ही तुम माँ हो, लेकिन तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। तुमने इसे जन्म दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बच्चे को संभालना अच्छे से आता है। उन्होंने यह भी कहा कि आया ने अपने बच्चे भी पाले हैं, इसलिए उसे सब तरीके पता है। जैसे ही आर्यन आया की गोद में गया, वह तुरंत शांत हो गया और कुछ ही सेकंड में ऐसे सो गया जैसे उनका बहुत पुराना रिश्ता हो। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल बहुत दुखने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि यह औरत मेरे बच्चे को इतने प्यार से क्यों संभाल रही है और क्यों उसे इतना दुलार दे रही है। ये सब देखकर मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई। उसने मेरे बेटे को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उदास नज़रों से उसे देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मिहिर ने मुझे देखकर कहा कि आगे से बिना वजह कोई तमाशा मत करना। मैं आर्यन की देखभाल के लिए ही इस आया को लाया हूँ
अब तुम इसका फायदा मत उठाओ। इतना कहकर मिहिर ऑफिस चले गए और बोले कि बाद में बात करेंगे। उनके जाने के बाद मुझे बहुत घुटन होने लगी, जैसे अंदर ही अंदर कोई दर्द मुझे लगातार परेशान कर रहा हो। वो औरत दिन ब दिन मेरे बेटे के और करीब होती जा रही थी। अब आर्यन मेरी गोद में रोते रोते भी चुप नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी गोद में लेती वह तुरंत शांत होकर सो जाता था। वह उसे दूध भी पिला देती थी और उसके कपड़े बदलना, उसे तैयार करना सब वही करती थी, जबकि मैं बस देखती रह जाती थी। मैंने कई बार मिहिर से कहा कि मुझे इस औरत की नीयत ठीक नहीं लगती और मैं अपने बेटे की देखभाल खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी आया की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि वह आया ज़रूर रखेंगे और यह औरत हमारे बेटे के बड़े होने तक हमारे साथ ही रहेगी। उन्होंने यह फैसला कर लिया है। आर्यन अब उसके साथ बहुत ज़्यादा सहज महसूस करने लगा था। मीर मुझसे कहते थे कि मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत बेचैनी में रही। फिर एक रात करीब 3 बजे मेरी आँख अचानक खुल गई। मैंने पहले बिस्तर पर करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे कमरे में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि आर्यन और मिहिर दोनों ही कमरे में नहीं थे। मेरा दिल घबरा गया कि मेरा बच्चा और मेरा पति कहाँ गए। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर आई। बाहर लाउंज में देखा तो मिहिर इधर उधर टहल रहे थे और वह औरत आर्यन को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही मिहिर रुक गए और बोले, तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं आर्यन को उठाकर बाहर ले आया। संयोग से ये औरत खाना लेने आई थी तो मैंने आर्यन को इसे दे दिया और अब ये उसे सुला रही है। तुम जाओ और आराम करो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं वही खड़ी रह गई। मेरे कदम जैसे जम गए थे। मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि इस वक्त ये औरत खाना लेने क्यों आई है, लेकिन मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने आर्यन को सुला दिया और उसे कमरे में लिटाकर चली गई। मेरा दिल अंदर से बहुत बेचैन था, फिर भी मैंने खुद को संभाला। पूरी रात मेरी बहुत खराब बीती। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले दिन मैं उसे घर से निकाल दूंगी। अगले दिन दोपहर में जब वह हांडी से सालन निकाल रही थी, तब मैंने गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैं अपने घर में उसकी कोई भी गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुस्से में आकर मैंने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर का खाना चुरा कर खाओ। वह बुरी तरह डर गई। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचने लगी तो वह रोते हुए बोली, मैडम, आपने ही तो मुझे खाने की इजाज़त दी थी, फिर अब क्यों निकाल रही है? लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे बाहर धक्का देकर कहा, आइंदा मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। मैं अपने बच्चे और पति को खुद संभाल सकती हूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो। यह कहकर मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसके बाद मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। पूरा दिन ठीक ठाक गुजर गया। शाम करीब 6 बजे मैं अपने बेटे आर्यन के पास गई, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। रात करीब 9 बजे मिहिर की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि वे सामने घबराए हुए खड़े थे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने कहा कि हमारा आर्यन अगवा हो गया है। उन्होंने बताया कि अपहरण करने वालों को फ़ोन आया था। मिहिर मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ थी और यह सब कैसे हुआ। यह सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। उन्होंने नौकरानी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस आर्यन को ढूंढने के लिए बेचैन हो गए।
थोड़ी ही देर में मोबाइल से लोकेशन का पता चल गया और हमें मालूम हुआ कि मेरा बच्चा उन्हीं लोगों के पास है। मैं भी पुलिस वालों के साथ उस जगह पहुंची। वहां पहुंचते ही माहौल का बहुत तनाव भरा था। वह एक पुराना अधूरा मकान था। जैसे ही हम रोशनी की मदद से अंदर गए, सामने का नज़ारा देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा बेटा उसी नौकरानी के सीने से लगा रो रहा था और पास में 2 आदमी खून से लथपथ पड़े थे। वह नौकरानी भी मर चुकी थी। मैं तुरंत आगे बढ़ी और अपने बेटे को उठा लिया। जब हमारी नज़र उन आदमियों पर पड़ी तो हम दोनों दंग रह गए, क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घर के गार्ड थे। मेरे पति आया की तरफ देखकर बहुत परेशान हो रहे थे और रोते हुए उस औरत के पास बैठ गए। तभी मेरी नज़र उनके हाथ में पकड़ी एक पर्ची पर पड़ी। मैंने घबराकर वह पर्ची ली और जैसे ही उसे पढ़ा, मैं हैरान रह गई और अपने पति की तरफ देखने लगी। उस पर्ची में लिखा था कि जब तक आप यह पढ़ेंगे शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मैं मरने से पहले एक सच बताना चाहती हूँ कि आपकी गोद में जो बच्चा है वह मेरे ही पेट से पैदा हुआ है और आपका पति मेरा भी पति है। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए था, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। पिछले 1 महीने से जब वह घर नहीं आते थे तब वह मेरे पास आते थे, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे अपना बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे घर में नौकरानी बनाकर रखा। लेकिन शायद आपको पहले से ही महसूस हो गया था कि मामला कुछ और है। मरने से पहले मैं यह सच बताना चाहती थी ताकि इतना बड़ा राज अपने साथ लेकर न जाऊं। मेरे बेटे से प्यार करना, वह बहुत मासूम है। अलविदा। यह सब पढ़कर मेरे पति उस औरत का हाथ पकड़कर रोने लगे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था, लेकिन समय कभी नहीं रुकता, वह आगे बढ़ता ही रहता है। 2 महीनों बाद मेरे पति ने सच कबूल किया और मुझे बताया कि आर्यन उनका ही बेटा है। यह सुनकर मुझे खुशी भी हुई, लेकिन साथ ही बहुत दुख और पछतावा भी हुआ कि मैंने उस औरत को गलत समझा। उसी औरत ने मुझे माँ बनने का सुख दिया, मेरे बेटे का ख्याल रखा और मैंने उसी पर हाथ उठा दिया। आज भी जब मैं भगवान की पूजा करती हूँ तो उसके लिए दिल से दुआ करती हूँ और अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।